हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जनरल साइंस का फिजिक्स का जो है नेक्स्ट आगे स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर देता हूँ एक कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+1 और 10+2 मतलब नॉन मेडिकल रखा था या मेडिकल रखा था, उनके लिए ये बिल्कुल आसान है कि उनको लगता भी होगा कि ये बड़ी आसान सी बातें हैं। पर जिन्होंने 10th तक ही साइंस पढ़ी है उनको ये मुश्किल लगता है। और जो ये सारा सिलेबस भी आ रहा है ये जनरल अवेयरनेस के अंडर आ रहा है। दैट मीन्स हमें कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं करनी है, जनरल अवेयरनेस। तो हर एक स्टूडेंट ने, जैसे अगर किसी ने इकोनॉमिक्स रखी थी या कोई हिस्ट्री रखी थी, तो जब वो हिस्ट्री पढ़ेगा उसके लिए बड़ी बेसिक लेवल की हिस्ट्री उसको समझ में आएगी कि ये तो बहुत बड़ा छोटा सा लेवल है। इसी तरह से अगर किसी ने कोई और सब्जेक्ट रखा है तो उसको बड़ा इजी लगेगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि जनरली जो हमने जनरल नॉलेज कहते हैं कि जो हमने एक पर्टिकुलर कॉमन पढ़ा है। जैसे 10th तक हमने कॉमन पढ़ा, उसके बाद हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में चले गए, तो ये वहां तक की ही नॉलेज है। इसमें एक और बात है कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो बड़ा बेसिक बेसिक सा है। और इसमें ये भी है कि ये एक उसमें जब सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है जनरल लाइफ के साथ जो रिलेटेड साइंस है उतना ही, जितनी जनरल आसपास हम जब देखते हैं तो वहां पे कुछ टर्म्स हमें यूज करने को मिल गई, उनका पता होना चाहिए। या कोई इवेंट हो रही है या फिर कोई ऐसी नेचुरल बात हो रही है जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देनी है, तो ये उनके लिए उतना ही हमें पढ़ना है। इसलिए जिनको आसान लगता है ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान अच्छी बात है। पर जिनको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, 10th तक हमने नहीं पढ़ा, वो इसको जरा ध्यान से समझें। जो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन के साथ जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं वो उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझें और नोट करें। आज हम शुरू कर रहे हैं हीट से। हीट हिंदी में इसको ऊष्मा कह देते हैं। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको समझे, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म है एनर्जी की। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है, तो आप इसको ऐसा समझें कि एक हमारे पास बॉडी है जो हायर टेम्परेचर पे है, मान लीजिए T1 पे है, दूसरी बॉडी जो है वो T2 पे है, और मान लीजिए T1 जो है T2 से ज्यादा है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हायर एनर्जी बॉडी, मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो इसका फार्मूला भी है, क्यू इक्वल टू मास, एम मास होता है, सी स्पेसिफिक हीट है, डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे डेल टी कितना है, T1 माइनस T2। तो इस तरह से क्यू ऊष्मा, द्रव्यमान, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, टेम्परेचर चेंज, इसका डेल टी टेम्परेचर चेंज है और इसके यूनिट होंगे जूल। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन तीन स्केल्स हैं। डिग्री सेल्सियस जिसको कह देते हैं, फ़ारेनहीट डिग्री फ़ारेनहीट, और केल्विन, ये तीन स्केल हैं, इनको याद रखना है। अगर हमें टेम्परेचर मान लीजिए हमें मिला है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में बड़ा आसानी से जितना भी ये टेम्परेचर है उसको 273.15 से ऐड कर दें, 273.15 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा। इसी तरह से जब अगर हमें डिग्री फ़ारेनहीट में दे रखा है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो उसको डिग्री फ़ारेनहीट में करना है, तो ये फार्मूला यूज होगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32।
ये दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने चाहिए। अगर बहुत छोटा कहीं न्यूमेरिकल वैसे आते नहीं है, अगर कहीं पे कन्वर्जन आ जाती है तो आपको ये दो फार्मूले अगर पता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब टेम्परेचर डिफरेंसेस, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस में अगर चाहे आप डिग्री सेल्सियस में ले लें चाहे डिग्री केल्विन में ले लें, दोनों केसेस में टेम्परेचर डिफरेंसेस बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर फर्स्ट फार्मूला भी देखें तो फर्स्ट फार्मूले में कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है, सिर्फ प्लस किया गया है 273.15, इसको ही प्लस किया है तो टेम्परेचर केल्विन में सीधा ही आ जाता है डिग्री सेंटीग्रेड से। पर ये याद रखना है कि दोनों में डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, फॉरन हीट नहीं दिया, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड में ये कन्वर्जन फैक्टर ये है, मतलब कन्वर्जन और टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट थर्मामीटर्स जो हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज मर्करी थर्मोमीटर। और इसके अलावा एक अल्कोहल थर्मामीटर भी होता है। अल्कोहल थर्मामीटर जो लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना नोट करना है, जो मर्करी थर्मोमीटर है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज ये 39 डिग्री नहीं 30 डिग्री से 356 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। और अल्कोहल जो है 115 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये यूज किया जाता है अल्कोहल। जो मर्करी थर्मोमीटर है, मर्करी थर्मोमीटर हमने देखा है कि वो घरों में जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला है वो थर्मोमीटर जो है दैट इज मर्करी टेम्परेचर डिफरेंस। और उसकी जगह अगर मर्करी की जगह अगर अल्कोहल यूज किया जाए तो वो अल्कोहल थर्मोमीटर हो जाता है। एक और टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है जिसको कहा जाता है पाइरोमीटर। पाइरोमीटर जो हमारी सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एक्सपैंड होना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सपेंशन होती है, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, दैट इज पाइरोमीटर। अच्छा, आगे अब बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे एक टर्म आई थी C इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हिंदी में इसको कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? सीधा ही है, इसमें क्याऊ इक्वल टू हमें पता है एम सी डेल टी, स्पेसिफिक हीट की ले लेंगे, क्याऊ को डिवाइड करेंगे एम एंड डेल टी के साथ। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो अगर इसको ऐसे ले लें कि मास हमारे पास 1 केजी है और डेल टी हमारे पास 1 डिग्री या यूनिट है, तो नीचे दोनों यूनिट हो गए, तो स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड क्याऊ दैट इज फॉर रेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें क्वेश्चन जो है उसमें आप ध्यान रखना कि जे के सी के वैल्यूज जो हैं यूनिट्स वो आएंगे, वो आते हैं। तो इसको आप ऐसे लो, सी इक्वल टू क्याऊ अपॉन एम इंटू डेल टी। क्याऊ के यूनिट क्या है? जूल। मास के यूनिट क्या है? किलोग्राम। और इसके डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन जो भी ले सकते हो आप ले सकते हो यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन है कि जो कोई भी मेटल है जब गर्मी होती है या उसका टेम्परेचर रेज किया जाता है तो वो एक्सपैंड करती है। तो टेम्परेचर रेफरेंस से अगर पहले लेंथ एल है और वो इस जब हीट किया जाएगा तो डेल एल हो जाएगा। इसीलिए इसकी जो एक फिजिकल एग्जांपल ये है कि जो तारें दो खंभों के बीच में इलेक्ट्रिक वायर्स को बांधा जाता है उनमें थोड़ा सा झोल रखा जाता है, मीन्स वो बिल्कुल टाइटली बांधी नहीं जाती। तो झोल रखने का मतलब है
कि जब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में अगर हम बिल्कुल टाइटली बांध देंगे तो वो एक्सपेंशन होगी, तब तो ठीक है, पर जब सर्दियां होंगी तो वो कंप्रेशन होगी तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा झोल रहता है। कंडक्शन, कंडक्शन है जो हीट ट्रांसफर एक जग होती है, तो उसमें सॉलिड की में जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज बाय कंडक्शन। अब इसके किसी एक पार्टिकल को लें, जब इसको हीट मिलेगी तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जब ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है तो अपनी वाइब्रेशन साथ के मॉलिक्यूल में या एटम में ट्रांसफर करता है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ये करते करते ए से बी तक सॉलिड में ट्रांसफर हो जाती है। पर कोई भी पार्टिकल यहां से यहां नहीं, ए से बी नहीं गया, वो अपनी ही प्लेस पे उसने वाइब्रेशन की है। सो दिस इज नोन एज कंडक्शन। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। कन्वेक्शन की बात करते हैं तो अब इसको आप लो कि अगर आप घर में भी देखोगे कि एक पतीला लिया आपने, उसमें आप पानी भर के उसको गैस बर्नर पे रख दो, कुछ देर बाद देखोगे कि नीचे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो अब क्या है, नीचे से फ्लूइड पार्टिकल जो गर्म होता है ना, जो बिल्कुल नीचे सरफेस है, वो ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ, और ऊपर का जो कोल्ड स्ट्रीम है वो उसको घेरने के लिए नीचे आती हैं। और जो नीचे बबल्स भी बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं कि नीचे जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए। तो इस तरह से हॉट ऊपर की तरफ जा रहा है, कोल्ड जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक सर्कुलेशन सी स्टार्ट हो जाती है। तो इस सर्कुलेशन की वजह से पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसको कहेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे लिक्विड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हीट ट्रांसफर होती है इन फ्लूइड दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन हो गया। अब तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन, अब कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब बात करते हैं तो लाइट, इसमें क्या आ जाता है, लाइट। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर लाइट के साथ साथ और सारे बहुत सारी जो हैं वेव्स भी आती हैं, तो उनमें हीट वेव्स भी आती हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मतलब लाइट के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ हीट का ट्रांसफर होना, उसको हम कहते हैं कि ये रेडिएशन है। अब देखो, कंडक्शन में हमें सॉलिड मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन के लिए हमें लिक्विड मीडियम चाहिए या गैस हो सकती है, पर रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं की जरूरत नहीं, इवन वैक्यूम में भी ये ट्रांसफर हो जाती है। अब कुछ लॉज करेंगे, उनमें एक लॉ है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, जिसको हम ठंडे होने की दर, शीतलन की दर कहते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई बॉडी और उसका सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है। अब इसको देखें, एक कप हमने चाय बनाई और मान लीजिए वो 100 डिग्री पे तो बॉयल करती है ना, पानी बॉयल करता, उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड कूल है। तो हमने दो मौसम ले लो इसको, एक 80 डिग्री सेंट दोनों टेम्परेचर, एक समर में लो, तो समर में ऑलरेडी टेम्परेचर है 47 डिग्री, और दूसरा हम विंटर की बात कर लेते हैं, विंटर में जो टेम्परेचर है मान लीजिए है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब समर में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, जस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि सर्दियों में कूलिंग फास्ट होगी, जो कूलिंग रेट है वो ज्यादा तेज होगा, मतलब बिल्कुल ज्यादा तेजी से ठंडा होगा। और गर्मियों में टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो धीरे 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 ठंडा होगा। इट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, नेक्स्ट ये छोटे छोटे लॉ हैं,
हमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं करनी, इनको समझना है और इसकी स्टेटमेंट को याद रखना है। एक बार आप समझ गए, वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड आता है, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी आप उसको कर सकोगे। अब इसमें गुड अब्जॉर्बर आर गुड एमिटर्स एट ए गिवन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। एक ब्लैक बॉडी ले लो, ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर को कहते हैं, जो जिसका ब्लैक कलर होता है। अगर आप देखोगे कि जनरली हम सर्दियों में जब बाहर जाते हैं तो हम डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में जब हम बाहर जाते हैं तो हम लाइट कलर्ड या वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। हाँ, अगर आप एसी में बैठे हो फिर चाहे आप डार्क पहन लो चाहे लाइट पहन लो, कोई फर्क नहीं है। पर जब आप धूप में बाहर गर्मी में जाते हो तो वहां पे, इसमें अगर आपने गर्मियों में डार्क कलर पहना तो डार्क कलर जो होता है ब्लैक जिसको कहेंगे, वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, वो हीट को अब्जॉर्ब करता है। इसलिए जो सोलर पैनल भी बनाए जाते हैं वो ब्लैक कलर में बनाए जाते हैं। और जो रिफ्लेक्टर होता है, जैसे शीशा है वो रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। अब आप किसी बॉडी को अगर, यानी ब्लैक बॉडी को धूप में रख दोगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इसका मतलब वो गुड एब्जॉर्बर है। पर जब आप उसको किसी ठंडी जगह पे रख दोगे तो वहां से एमिटिंग भी होगी, उसमें से हीट भी उतनी तेजी से ही बाहर जाएगी जितनी तेजी से उसने एब्जॉर्ब की है। तो किरचॉफ्स लॉ कहता है गुड अब्जॉर्बर यानी अच्छे अवशोषक, अवशोषक होता है जो अब्जॉर्ब करता हो, मतलब किसी चीज को सोख लेता हो, वो गुड एमिटर भी होते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या वेवलेंथ पे। मतलब उसमें टेम्परेचर फिक्स कर दो कोई, और वेवलेंथ भी कोई फिक्स कर दो, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी। तो आप देखोगे जितनी ब्लैक बॉडी ने जितनी हीट अब्जॉर्ब की है या जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब किया है, जब एमिट करेगा उतनी ही वेव को वो एमिट कर देगा। सो दिस इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। अब नेक्स्ट है स्टीफन्स लॉ। यहाँ पे भी ब्लैक बॉडी की बात हो रही है। जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जब ये हीट किया जाता है तो ये एमिट भी करती है, मतलब इसमें से एनर्जी बाहर की तरफ निकलती भी है। तो वो कितनी निकलती है, जितना उसका टेम्परेचर है। मान लो उसका टेम्परेचर है 343 केल्विन, तो टेम्परेचर 343 केल्विन है, तो 343 को अगर पावर 4 कर दिया जाए और एक सिग्मा कांस्टेंट है, इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतनी एनर्जी जूल में बाहर निकलती है। तो इसका मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर टी ज्यादा है, तो टी की पावर 4 भी ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर टी कम है तो उसमें भी टी कम है तो कम एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब ठंडी बॉडी कम एनर्जी पर रिलीज करती है और गर्म बॉडी ज्यादा रिलीज करती है। ठंडी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब कर देती है और गर्म बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है। तो ये लॉज जो है ना, इनको आप, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में, आप वैसे समझोगे तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद रहेंगी। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बहुत इनमें न्यूमेरिकल नहीं आने वाले आपको, कोई डेरिवेशन नहीं आने वाली है आपको, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, और वो भी 10th लेवल तक के ही हैं। 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है या साइंस की बुक है उसके ही कॉन्सेप्ट हैं, उसी को हम जनरल अवेयरनेस में पढ़ेंगे। ओके, जो +1 और +2 में साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हायर लेवल पे स्पेसिफिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पढ़ते हैं, उनके लिए ये इजी होता है।
पर जिन्होंने जिन्होंने बाद में मतलब साइंस नहीं रखी, कोई और सब्जेक्ट रखे हैं, तो उनके लिए भी ये इजी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर 10th आपने थोड़ा सा भी पढ़ा तो आपको आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो जितने आपको ये पॉइंट्स कराए जा रहे हैं, बस इनको आप समझो और उनको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, आपको आ जाएंगे। फ्यूजन, एक बात होती है फ्यूजन। तो फ्यूजन होता है जब सॉलिड से मतलब लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बनता है। मतलब आप बर्फ रखी, बर्फ को बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद वो लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज फ्यूजन, हिंदी में गलन कह देते हैं। फ्रीजिंग, आप उल्टा कर दो, लिक्विड को आप फ्रीजर में रख दो, इसका उल्टा मतलब इसको हम इधर ऐसे कर दें, अगर लिक्विड से सॉलिड बन गई देन दैट इज फ्रीजिंग, उसको हम फ्रीजर में कह लगते हैं, दैट इज फ्रीजिंग जमना। इसी तरह से अगर लिक्विड को गर्म करते चले जाएं और वो गैस बन जाए, वेपोराइज हो जाए, देन इट इज वेपोराइजेशन, इट इज वेपोराइजेशन। अब अगर उल्टा, यहाँ कंडेंसेशन यहाँ लिखा, अगर गैस को आप ठंडा कर दो, स्टीम को ठंडा कर दो, वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अगर आप कोई ऐसा करो कि जैसे पतीला है, पतीले में पानी उबल रहा है, उसके पास एक ठंडी बोतल लेके जाओगे, तो कुछ आप देखोगे कि जो स्टीम जो है वो उस पे आके पानी की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ठंडी हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, एक है इवेपोरेशन, एक है बॉइलिंग, दैट इज रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। एक है इवेपोरेशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू गैस एट सरफेस। इवेपोरेशन को अगर आपने समझना है तो इसको आप ऐसे करो कि जैसे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हमने, कुछ टाइम के बाद चाहे उसको धूप में डाल लो या हवा में डाल लो, जैसे भी कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कपड़े सूख गए हैं। अगर हमने उसको अच्छे से फैलाया है तब सूख जाते हैं, अगर हमने उसको अच्छे से नहीं फैलाया तो वो नहीं सूखते। तो जो सतह से ऊपर की लेयर जो है इवेपोरेट होती है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब ऊपर की सतह पे ही जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पर अगर आप घर में लिक्विड को, पानी को डाल के उसको हीट कर रहे हो और बहुत ज्यादा वेपोराइजेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग, कि पानी बॉयल कर रहा है। इवेपोरेशन जनरली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में माना जाता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे बॉइलिंग जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी बॉयल कर सकते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल करना है तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे, ये बॉयल होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर आप कुकर में अगर गर्म करोगे तो वहां पे जैसे जैसे हम हीट करते चले जाते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 2 3 इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है ये ज्यादा और टेम्परेचर लगा के फिर गर्म होता है, इसलिए जो कुकर में और ज्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही नहीं, तो वहां पे जल्दी से और ज्यादा टेम्परेचर होने से जो कुकर में जो बंद होता है उसको स्टीम से बड़ी छेती खाना बनता है। अगर उसी को आप बिना ढके अगर पानी में रख के बॉईल करोगे, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, वहां पे उसको टाइम लगेगा। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग को साइंस कहा जाता है, जो आपको क्वेश्चन में आएंगे। देन आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होता है कि आप इसको ऐसे समझो कि जब बर्फ है, ये बर्फ पिघली, तो बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले इसका मान लो कम था, अब टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया, पहले -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से तो सॉलिड ही रहेगी, 0 डिग्री पे पहुंच गई।
अब 0 डिग्री पे जब पहुंची तो यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि कुछ बर्फ है, कुछ लिक्विड है, दोनों का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टीम में कन्वर्ट होनी शुरू होगी। तो इधर लिक्विड है तो एक पॉइंट आएगा कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद फिर से। तो यहाँ पे फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड। उस फेज के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब तक सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब तक लिक्विड कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो एक फेज को चेंज, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज करना है। जब स्टेट ऑफ चेंज मतलब फेज चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसमें जितनी हीट चाहिए दैट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो इसको गर्म करना पड़ेगा ना, कुछ हीट चाहिए इसको। तो पूरी बर्फ को पिघलाने के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड को कंप्लीटली गैस में स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखना। अच्छा, एक पॉइंट आ जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है कि एक आप कैम्फर, जिसको कफूर भी कह दिया जाता है, कैम्फर जो है वो, या कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ये ड्राई आइस भी कहा, सॉरी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस। इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये नॉर्मली जो है वो पहले कोई सॉलिड होगा, बर्फ है, उससे पानी बनेगा, लिक्विड है, फिर गैस बनती है, पर ये सीधे ही गैस बन जाते हैं। जो सॉलिड से सीधी गैस बन जाए उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये याद रखना। अब सब्लिमेशन, जब सॉलिड से सीधी गैस बन जाए। और डिपोजिशन, अगर गैस से सीधा सॉलिड बन जाए, मतलब सॉलिड से गैस बन गई, इसको तो सब्लिमेशन कहते हैं, पर गैस से सीधा सॉलिड बन जाए इसको डिपोजिशन कहते हैं। इसको कहते हैं डिपोजिशन। तो ये उल्ट है। अब आगे बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में भी छोटे छोटे पॉइंट्स हम समझेंगे कि पहले तो ये है क्या। हवा में कुछ वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, और उसकी परसेंटेज बताती है कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन एट सेम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे सैचुरेशन के लिए जितनी परसेंटेज चाहिए थी उसको कितने परसेंट है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैं बिल्कुल थोड़ा सा आसानी से करके बताने की कोशिश करता हूं। आजकल का इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो गर्मी लू चल रही है, तो हम मान के चलते हैं, मान लीजिए कि ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो अभी आप, अगर आपके घर में एसी है, ठीक है, आप एसी चलाते हो, पर अभी आप अगर कूलर चलाओगे तो कूलर बहुत अच्छा लगता है, कूलिंग देता है, अच्छी कूलिंग दे देता है। उसका रीजन क्या है? अभी इस वक्त जो मौसम है वो ड्राई है, ड्राई। उसमें लो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर जो हैं वो कम है, कम। तो इसलिए जब कूलर में क्या होता है, पंखा लगा हुआ है, पंखे में इसके साथ में पैड लगा हुआ है, पैड में वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं, और हवा जब इसमें से पास होके पंखे के थ्रू निकलती है तो वो वेपोराइजेशन हो जाती है। अब वेपोराइजेशन होने के लिए क्या चाहिए? वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से अगर आपने गैस बनानी है तो आपको हीट देनी पड़ेगी।
ये हीट कहाँ से मिलती है, हम बाहर से तो कहीं नहीं दे रहे, ये अपनी सराउंडिंग से ही हीट गेन कर लेती है। तो बाहर से जब हीट गेन की तो बाहर कूलिंग हो गई, तो बाहर बाकी की हवा जो है, हवा जो इसमें से पास हुई वो कूल हो गई, तो ठंडी हवा बिल्कुल आ जाती है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे अभी चल रहा है मंथ मई, जून, जुलाई आ गया जी। चलो जुलाई में बरसात का महीना आ जाता है, मॉनसून चलती है, तो बारिश होनी शुरू हो जाती है, रेनी सीजन है। अब उसमें जब आप कूलर चलाते हो तो आपको पसीना सा गीला फील होता है कि जो चिकनाहट सी बड़ी है। उस ऐसा क्या हो गया कि जो एक ड्राई टेम्परेचर में, ड्राई मौसम में बिल्कुल अच्छे से कूलिंग कर रहा था, वो जैसी रेनी सीजन आया तो उसमें अब कूलिंग करना छोड़ दिया है, बल्कि वो अनकंफर्टेबल सा होने लग जाता है। तो उसके अनकंफर्टेबल होने का मतलब पता क्या है कि जब ड्राई है, हीट है, सॉरी, जो हमारी एयर है उसकी एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वेपर्स। अभी यहाँ पे ड्राई का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी नीचे है, धीरे 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 वो अब उसकी कैपेसिटी बढ़ने से वो कैपेसिटी नहीं बल्कि वेपर्स को एब्जॉर्ब करती जा रही है। अब एब्जॉर्ब करते करते एक लेवल आ गया यहाँ पे। अब इस लेवल के ऊपर और नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, जितना एब्जॉर्ब कर सकती थी उतना एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन मिलता है, वो रेन की फॉर्म में नीचे आनी शुरू हो जाती है, तो रेन होती है वहां पे। इसलिए रेन टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। रिलेटिव की 100% का मतलब जितनी अब्जॉर्ब कर सकती थी उतना अब्जॉर्ब कर लिया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ गए कि एयर जितने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकती थी, रेन में 100% उसको ऑब्जॉर्व कर लिया। अगर अब और नहीं ऑब्जॉर्व कर सकती, इसलिए अगर आप मॉनसून के दौरान कूलर को चलाओगे तो वो और तो एयर ऑब्जॉर्व कर नहीं सकती वाटर वेपर को, तो वो कूलिंग कैसे होगी, इसलिए उस दौरान कूलिंग नहीं होती। पर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी मान लो 30% है, इसका मतलब 70% पानी को और एब्जॉर्ब कर सकती है। तो 70% इसलिए जब कूलर चलाते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, आसपास कूलिंग इफेक्ट देती है, और कूलर की हवा उस वक्त अच्छी लगती है। पर एसी के केस में ऐसा नहीं है। एसी दोनों केसेस में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन करके चलता है, वो दोनों केसेस में अच्छे से कूलिंग करता है। ओके जी। अब इसको एक और टर्म यूज करें, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग, तो एयर कंडीशन आजकल हर घर में है लगभग। तो एयर कंडीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। आप उस पे कर देते हो 18 डिग्री से ऊपर कोई भी टेम्परेचर जनरली होता है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 30, 34 तक चला जाता है। आपको जो टेम्परेचर सूट करता है आप उसको कर सकते हो। कुछ लोग जो गर्मी में, मतलब आप 18 डिग्री सेट कर दोगे, कंट्रोल कर देगा वो टेम्परेचर 18 डिग्री पे, और आपको उस वक्त कोई कपड़ा लेकर, कंबल लेके सोते हैं उस टेम्परेचर में। दूसरी है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कि अगर हाई ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी में हमें बहुत सा चिपचिपा सा महसूस होता है, इसीलिए समुंदर के किनारे लोगों को चिपचिपाहट ज्यादा महसूस होती है, वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो बरसात के मौसम में भी ज्यादा होती है, चिपचिपाहट सी होती है। और दूसरे ड्राई सीजन में ड्राईनेस, स्किन जो है ड्राई होती है, उसमें जो चिकनाहट है जो, वो उतनी नहीं होती। अब ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है। तो जितनी ह्यूमिडिटी, ना तो हमें कम ड्राई अच्छी लगती है, कंफर्टेबल है,
ना बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, इन बिटवीन जो हमारे कंफर्ट पे है उतनी ह्यूमिडिटी को वो मेंटेन करता है। तीसरा है प्योरिटी ऑफ एयर। जो कूलर है, सॉरी, जो एयर कंडीशन है, वो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उनको भी क्लियर कर देता है, वो आगे नहीं जाते। ठीक है, उनमें जो पहले ही प्योरीफायर है तो उसको क्लियर करता है। उसके अलावा जो कुछ एसी ऐसे हैं जो ऑक्सीजन कंटेंट्स को भी मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को। बल्कि अगर बाहर से एयर अंदर आ रही है तो वो वैसे ही ऑक्सीजन रिच होती है। तो प्योरिटी ऑफ एयर यानी उसमें गंदगी, धूल, मिट्टी नहीं होती। तो धूल मिट्टी को, ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के प्रोसेस को एयर कंडीशनिंग कहते हैं। वातानुकूलन, हवा का तापमान, आर्द्रता और शुद्धता, ये तीन चीजें हो गई। अब हम कहेंगे कि ह्यूमन कंफर्ट है क्या। ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर है 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक का टेम्परेचर अगर आप रखोगे, आप कंफर्टेबली वहां पे आप रह सकते हो। दैट मीन्स उसमें आपको कोई कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सो सकते हो। पर अगर आपने 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया है तो आपको ठंड लगने लग जाएगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ा गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों केसेस में अनकंफर्टेबल, कम जाओगे तब भी अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे, ऊपर जाओगे तो तब भी। इसलिए जब भी जिस मौसम में, बसंत का मौसम जब आता है तो उसमें जो सराउंडिंग का हमारा टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो हम बड़ा अच्छे से फील करते हैं उसमें। इसलिए जनरली 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 24 डिग्री सेंटीग्रेड हम एसी का टेम्परेचर रखते हैं। दूसरा, ह्यूमन कंफर्ट ह्यूमिडिटी। अगर 30% से कम है ड्राईनेस, हमारी स्किन ड्राई होगी। अगर 60% से ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो हमें पसीना आएगा, हम अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे, हमारी जो स्किन है वो उस वक्त चिकनी सी हो जाएगी, ऑयली होनी शुरू हो जाएगी। ह्यूमन कंफर्ट ऑफ एयर। कई बार हमें जब एसी लगाया होता है तो हम उसमें कमरे में पंखा भी लगा लेते हैं। अगर पंखा ना लगाएं तो एक तो सर्कुलेशन नहीं होती, हमें हल्की सर्कुलेशन भी चाहिए होती है कंफर्ट के लिए। अगर 0.2 मीटर पर सेकंड से कम की स्पीड पे हवा चल रही है तो भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर 0.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चलती है तो भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो एसी जो है वो इस रेंज में एयर को सर्कुलेट करता है। अच्छा जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब थर्मोडायनेमिक्स लॉज की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक लॉज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये है कि सिंपल सा, ये एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कल भी जब हमने बर्नौलीज इक्वेशन की थी तो उसमें भी देखा था जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो फॉर्म में आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी होती है प्रेशर एनर्जी। तो ये कांस्टेंट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या काइनेटिक से पोटेंशियल, या पोटेंशियल से प्रेशर एनर्जी, एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेल में केमिकल एनर्जी है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सन में जो जो रेडिएशन आ रहे हैं, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, उनमें हीट एनर्जी है, उसको सोलर पैनल एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसको ऊष्मा गतिक प्रथम नियम कहा गया है। अब इसके नेक्स्ट कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा ना घट रहा है, कांस्टेंट है, तो उसको
कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर ना बढ़े ना कम हो। आज अभी हमने एग्जांपल की, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होती है, उस दौरान टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। वो एक एग्जांपल होगी आइसोथर्मल की। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस है कि जिसमें कोई बाहर से हीट एक्सचेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सचेंज। जहां एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें बाहर से कोई भी हीट अंदर ना जाए, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है केल्विन स्टेटमेंट, एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो इनको आप समझेंगे आराम से। केल्विन आपने सुना होगा कि केल्विन एक रेफ्रिजरेटर भी है। रेफ्रिजरेटर, केल्विन कंपनी है, उसका रेफ्रिजरेटर होता है। तो जो इसके उल्ट है, केल्विन के उल्ट क्लॉसियस, वो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, इसे याद रख लेना। और केल्विन स्टेट नहीं। पहले हम रेफ्रिजरेटर क्लॉसियस स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहती है कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आराम से अपने आप स्पॉन्टेनियसली मूव करेगी, पर लोअर टेम्परेचर से अगर आपको हीट हायर टेम्परेचर में लेके जाना है तो आपको ये कुछ वर्क करना पड़ेगा, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं है। लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर में फ्लो नहीं होती। अब रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और हम वहां पे लिक्विड में से हीट निकाल के उसको क्या कर रहे हैं, सॉलिडिफाई, बर्फ बना रहे हैं। तो लोअर टेम्परेचर से हम हायर टेम्परेचर की तरफ भेज रहे हैं, पर ये इसके लिए हमें कुछ मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल वर्क करना पड़ा है। तो वो हमें एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता, अपने आप नहीं ठंडा होगा, अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट नहीं फ्लो करेगी। तो ये होगी क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो अब दूसरा है केल्विन स्टेटमेंट। तो केल्विन का कथन, ये ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम है। पहला नियम, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है कि जितनी आपने उसको हीट दी, एनर्जी दी, वो उतना ही वर्क कर दे। ऐसी कोई मशीन नहीं है। जैसे आईसी इंजन है, उसमें जितना पेट्रोल डाला, जितना उसको हीट दिया, उतना वर्क नहीं प्रोड्यूस करती, वो तो 100% एफिशिएंट हो जाएगी। बल्कि जनरली क्या होता है कि वर्क के साथ साथ वो कुछ हीट रिजेक्ट कर देती है, वेस्टेज ऑफ हीट भी करती है। वेस्टेज ऑफ हीट, क्योंकि फ्रिक्शन है, ये सब हो जाता है। तो इस केल्विन स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो जितनी रेजर्वायर से हीट ली है उतना ही वर्क करे, कंप्लीट वर्क कर दे। 100 जूल अगर ली है तो उसमें से 80 जूल वर्क करेगा, 20 जूल वो वेस्ट कर देगा। 100% एफिशिएंट कोई मशीन ऐसी नहीं होती। अब आगे बात करते हैं हीट इंजन की। तो हीट इंजन क्या है, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, जैसे आईसी इंजन। आईसी इंजन को आप, इंटरनल कंबस्शन इंजन है जो हमारी गाड़ियों में लगा हुआ है, उसमें पेट्रोल डालो, पेट्रोल से हीट जनरेट होती है, जी हीट से वो वर्क करता है। अब नेक्स्ट है कार्नोट हीट इंजन या कार्नोट ऊष्मा इंजन। कार्नोट हीट इंजन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। आप ऐसा कह सकते हो, एक इंजन है, जैसे जनरली एक इंजन है वो 10 जूल हीट ले रहा है और सिर्फ 80 जूल ही दे रहा है। कार्नोट है जो मैक्सिमम देगा। मान लीजिए मैक्सिमम अगर सपोज 90 जूल है, तो मैक्सिमम उससे ज्यादा कोई नहीं पर कर सकता। मैक्सिमम देगा कार्नोट इंजन, पर 100% एफिशिएंसी वो भी नहीं देगा। अब इसके बाद बात करते हैं कार्नोट थ्योरम की।
तो दो कोई भी इंजन ले लिए। अब इंजन तो समझ गए ना आप कि जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। कोई दो इंजन ले लिए। कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि आप इंजन नंबर हीट इंजन नंबर 1 ले लो और एक हीट इंजन नंबर 2 ले लो, ठीक है। तो इसने भी 100 जूल लिया और इसने भी 100 जूल लिया और इसने वर्क किया 80 जूल। और ये मान लीजिए ये कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन मैक्सिमम वर्क करेगा, दैट मीन्स 80 जूल उसने वर्क कर दिया। बाकी जितने भी इंजन हैं वो या तो 80 जूल वर्क करेंगे या फिर उससे कम करेंगे, 90 कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को कहते हैं कार्नोट थ्योरम। नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू हीट रेजरवायर कैन बी मोर एफिशिएंट देन ए कार्नोट इंजन। दो रेजरवायर का मतलब ये होता है, एक रेजरवायर ये है जहां से हीट आ रही है मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, और दूसरा रेजरवायर है जहां पे हीट जा रही है मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को रेजरवायर कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हमारे शहरों के घरों में है। तो लो टेम्परेचर से मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट निकाल के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भेज रहा है और यहाँ पे -5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देगा, मतलब कम कर देगा। इस डिवाइस को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से हीट पंप भी हैं। हीट पंप जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से हीट निकाल के एयर से बाहर दूसरी तरफ फेंकता है। तो ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। लाइट, अब लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम। लाइट हमने ये पढ़ लिया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये हमने कल भी देखा, आज भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ह्यूमन आई को विजिबल है। और ये जो है फैक्ट क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी लाइन में, और इसकी स्पीड वैक्यूम में, ये याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये इसकी लाइट की। ओके, ये जो स्पीड है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है। जैसे वैक्यूम में है 3 × 10⁸, एयर में है ये 3 × 10⁸, ये भी सेम ही है। एयर और वैक्यूम में अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। पानी में इसकी जो स्पीड है कम हो गई 2.25 × 10⁸। ग्लास में उसकी से भी कम है, 2 × 10⁸। तो अगर इसकी स्पीड जितनी वैक्यूम में है डिवाइड कर दे जितनी उस मीडियम में है, जैसे वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ है और ग्लास में 2 × 10⁸ है, तो अगर ये कट करें तो 1.5, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि C divided by B, speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। अब आगे इसमें हम कम करते हैं कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी जो होती हैं जो लाइट एमिट करती हैं, जहां से लाइट निकलती है, जैसे सन, स्टार, लैंप्स, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं जो लाइट को एमिट नहीं करती। जैसे अर्थ से लाइट नहीं निकलती, मून की भी अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास या क्लियर प्लास्टिक, जिसमें से लाइट बिना स्कैटर किए पार हो जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल है जैसे वैक्स पेपर होता है, वैक्स पेपर या फ्रॉस्टेड ग्लास है, फ्रॉस्टेड जहां जिस ग्लास पे धुंध सी जम जाती है ना, उसको, उसमें से लाइट जो है पूरी तरह से पास नहीं होती बल्कि स्कैटर हो जाती है। मतलब अगर उसमें से जाएगी लाइट तो वो थोड़ा सा स्कैटर हो जाती है, तो पूरी लाइट आगे नहीं जाती, उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं।
ओपेक बॉडी जैसे वुड या मेटल जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास होके आगे ना जाए, दैट इज कॉल्ड ओपेक बॉडी। फिर आगे बात करते हैं शैडो। शैडो है लाइट के सामने, मान लीजिए यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, एक ऑब्जेक्ट रखी है, तो यहाँ से जो अगर सन है ये साइन, तो यहाँ से जो लाइट है इसके ऊपर जाएगी, तो एक तो बिल्कुल डार्क शेड बन जाती है। दूसरी जो है इसमें इस तरह से करेंगे, इसके आसपास का एरिया भी शेडोड है, पर वहां पे थोड़ी लाइट है, उतना डार्क नहीं है। तो जो डार्क पोर्शन है उसको हम कहते हैं उम्ब्रा। उम्ब्रा शेडो का जो बिल्कुल डार्केस्ट पोर्शन है दैट इज उम्ब्रा, और जो दूसरा पोर्शन है दैट इज पिनम्बरा, उसको पार्शली कहते हैं। तो उसमें जो कुछ लाइट ब्लॉक हो जाती है, कुछ मतलब इतनी ज्यादा डार्कनेस नहीं होती। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बाउंसिंग बैक, कहीं पे जैसे बॉल को हमने फेंका वो बाउंस बैक करती है किसी सरफेस से। इसी तरह से अगर हम लें, मान लीजिए ये सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस तरह से, ये नॉर्मल हो गया। अब कोई लाइट वेव यहां से आके यहां स्ट्राइक कर रही है, दिस एंगल इज आई इंसिडेंस एंगल। जितना इंसिडेंस एंगल है उतना ही इसका रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, तो इसमें क्या आता है, पहला पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई किसके इक्वल होगा, आर के। दूसरा, इस रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों के तीनों एक ही लेयर में है, मतलब एक ही प्लेन में है। जैसे हाथ है, इसी प्लेन में आएगी और इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इसी प्लेन में उसका जो सेम प्लेन में नॉर्मल होगा। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात करते हैं, वर्चुअल इमेज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट लेटरली इन्वर्टेड। तो जो प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं, तो क्या वो रियल इमेज है हमारी? नहीं, वो वर्चुअल इमेज है। वो क्या सेम साइज की होती है? प्लेन मिरर में हाँ जी, वो सेम साइज की होती है, पर वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। जो हमारा राइट हैंड है वो इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इमेज का राइट हैंड होता है। ओके। इसके अलावा कुछ मिरर हैं जैसे स्फेरिकल मिरर्स, इनको दो पार्ट्स में किया जाता है, एक है कन्वेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कौन सा है और कनकेव मिरर कौन सा है? जो कनकेव मिरर है दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो स्पून का पिछला हिस्सा है, ठीक, तो यहाँ पे लाइट आई, लाइट स्ट्राइक करके इधर को चली गई, इधर आई तो इधर चली गई, डाइवर्ज हो गई। उसको जो है कनकेव मिरर कहा जाता है। दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। सॉरी, मैं गलत कर गया, ये कन्वेक्स मिरर होगा, जो पिछला हिस्सा दैट इज कन्वेक्स मिरर। पर अगर आप स्पून के अगले हिस्से को देखें, यहां से आएगी लाइट, इधर चली गई, यहां से आई और यहाँ पे कहीं पे कन्वर्ज हो रही है। तो जब कन्वर्ज होती है दैट इज कनकेव मिरर। तो आप ऐसे समझें, ये स्पून है, स्पून का अंदरला हिस्सा जहां पे अगर देखेंगे इट इज कनकेव मिरर, और उसका पिछला हिस्सा दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो इनको ध्यान में रखना है। कनकेव मिरर, शेविंग मिरर या हेडलाइट्स जो हैं वो कनकेव मिरर्स में आती हैं। कन्वेक्स में रियर व्यू या सिक्योरिटी मिरर सारे आ जाते हैं।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब किसी, आपने कभी देखा होगा, आप एक पानी का बर्तन ले लो या गिलास ले लो, उसमें पानी फिल कर दो, आप उसमें एक पेंसिल को डिप कर दो। एक्चुअल में जो पेंसिल है वो जब डिप हो जाती है तो आप उसको देखोगे वो इस तरह से टेढ़ी सी नजर आती है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये जो पेंसिल है यहाँ पे नहीं, कहीं और पे से जा रही है, अपेरेंट होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लीजिए ये एक ग्लास प्रिज्म है, स्कूल में हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इस ग्लास प्रिज्म के यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे यहाँ से एक लाइट बीम आई, इसको एंगल को कहो इंसिडेंस एंगल। तो ये जब आगे जाएगी तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ये एंगल है आर, दैट इज रिफ्रैक्टिव एंगल। तो इसमें अगर इसका साइन थीटा ले लो, साइन आई, और साइन आर ले लो, ये कांस्टेंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स दूसरा लॉ है इसमें कि अगर इसमें आएगी इसी में रिफ्लेक्ट होगी, इसी प्लेन में इसका नॉर्मल होगा। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है कि आप यहाँ पे इसमें यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से एक रे नीचे से जा रही है, वो वहां पे गई तो उसका जो एंगल है वो बाहर की तरफ बढ़ गया। ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है और बाहर एयर है, तो ये एंगल बढ़ गया। अगर आप इस एंगल को और बढ़ा दोगे, इंसिडेंस एंगल को, तो एक पॉइंट ये होगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे बेंड कर जाएगी। वो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे डेंस, जब लाइट डेंसर मीडियम मतलब ग्लास से रेयर मीडियम यानी कि एयर में जाती है तो लाइट 90 डिग्री तक बेंड कर जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसके बाद अगर इंसिडेंस एंगल को और आप इंक्रीज करोगे तो लाइट बाहर जाने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ स्ट्राइक करके यहाँ लाइट आ गई, यहाँ 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 इंटरनली ही लाइट जो है वो आगे जाती है। तो इससे लाइट का जो सिग्नल है, मतलब किस स्पीड में, लाइट की स्पीड में उस फाइबर में जो सिग्नल आगे मूव करता है। ये ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पे यूज होती है? आजकल जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस हैं या मेडिकल एंडोस्कोपी है, जो बॉडी के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर को डाल के इंटरनल एंडोस्कोपी करते हैं, इंटरनली देखा जाता है कोई क्या चीज, कहाँ पे कोई चीज है, ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस आप समझो ये इस तरह से होता है, बीच में से थोड़ा सा मोटा सा और साइड से ये पतला। और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच में से जो पतला होता है और साइडों से मोटा होता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस में होता है या कैमरों में होता है। मैग्नीफाइज जो इसको हाथ पे अगर देखोगे तो हाथ बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। डाइवर्जिंग लेंस जो है वो मायोपिया के लिए है, मतलब दूर की नजर अगर कमजोर है तो हम डाइवर्जिंग लेंस को यूज करते हैं। नजदीक की नजर अगर कमजोर है, मतलब पास से नजर नहीं आ रहा है, तो हम कन्वेक्स लेंस
यूज करते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है फोकल लेंथ। जैसे ये एक सरफेस है कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लाइट आई, स्ट्राइक की, और उसके बाद ये कहीं पे फोकस कर देता है, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस जो हुआ दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ को डिवाइड कर, वन को फोकल लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो वो इसकी पावर बन जाता है, पावर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। तो ये एक एबिलिटी है, पावर ऑफ लेंस है कि कितनी एबिलिटी है किसी लाइट को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। चलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक स्टडी करते हैं, कल हमारे साथ बने रहें, इसको बार बार देखें, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ऐसी कोई साइंस डिफिकल्ट नहीं है, 10th तक की साइंस है, जितनी जनरल अवेयरनेस में आती है उसको आराम से करोगे अच्छे से समझ आएगा और आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।